जय हिंद मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन है। इसके पहले हमने जो है पढ़ा दिया है आपको रिस्पायरेशन पार्ट 1 पार्ट 2, ये तीसरा है पार्ट आपका। तो मेन यही है जो है रिस्पायरेशन कैसे होता है, कैसे हमको एनर्जी उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में होता क्या है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और वह जाके आमाशय में बच जाता है, आंत में जो है, उसके बाद वह ग्लूकोज के रूप में ब्लड में चला जाता है और ब्लड से वह जो है कोशिकाओं तक पहुंचता है। और कोशिकाओं में जब वह जाता है तो वहाँ शुरू होता है हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन। वह कैसे होता है, जब यह ग्लूकोज जाता है साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, सेल्स में पहुंचता है, तो वहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। किसके द्वारा? O2 के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होगा उसका, तो वह किसमें टूट जाता है? वह टूट जाता है विभिन्न पार्ट में, वह टूट जाएगा ग्लूकोज और हमको क्या करेगा? एनर्जी उत्पन्न करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यही हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह जाता है आंत में पच जाता है, तो ग्लूकोज के रूप में विसरण के द्वारा ब्लड में चला जाता है और वह ब्लड के थ्रू ही छोटी छोटी कोशिकाओं में जैसे टिप पॉइंट तक पहुंच जाता है और उन कोशिकाओं में तब शुरू होता है आपका श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस। उस प्रोसेस में होता क्या है, ग्लूकोज को जब ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के द्वारा, O2 जो हम ग्रहण करते हैं, तो उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है और CO2 निकलता है। वही CO2 हम सांस के रूप में बाहर छोड़ते हैं। यही क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन में प्रोसेस क्या होता है? देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशंस, एरोबिक रिस्पायरेशंस एंड एनारोबिक रिस्पायरेशंस। हम चर्चा करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक के पहले ही एक प्रोसेस हमारा होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है। और ग्लाइकोलिसिस विभिन्न एंजाइमों के द्वारा होता है, जिससे ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? पायरुविक एसिड में। देखिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है। किसमें? वह ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसकी खोज एम्डन मेयरहॉफ ने किया था। उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है EMP पैथवे, एम्डन मेयरहॉफ पैथवे है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए 2 ATP यूज होता है और इसमें बनता कितना है? 4 ATP बनता है, लेकिन 2 ATP का यूज हो जाता है और तो 2 ATP मतलब क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का हमको लाभ होता है, इसमें बनता है एनर्जी। इसका ये मतलब होता है कि इसमें ग्लूकोसिस O6 का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन आंशिक विघटन होता है, उसमें ऑक्सीकरण होता है और यह ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड में टूटता है, ग्लूकोज के एक अणु से आपका बनता है 2 पायरुविक एसिड। अब यह पायरुविक एसिड बन गया है, तो पायरुविक एसिड के बाद 2 प्रोसेस होते हैं। जैसे एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जो रिस्पायरेशन होगा उसे कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। यह मूलतः बैक्टीरिया एंड यीस्ट, खमीर में होता है। जैसे आप देख रहे हैं विदाउट O2, तो फर्मेंटेशन उस प्रक्रिया। एनारोबिक जो रिस्पायरेशन होता है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? फर्मेंटेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन फर्मेंटेशन होता है आपका। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि आपका यह पायरुविक एसिड जो है वह टूटता है लैक्टिक एसिड में। इसमें मसल्स में, एनिमल्स में, मतलब मनुष्यों में वह लैक्टिक एसिड में टूटता है और एनिमल में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और
फर्मेंटेशन होता है आपका जब तो एथिल अल्कोहल में टूटता है वही पाइरिफिकेशन किसमें, बैक्टीरिया और ईस्ट में। बैक्टीरिया ईस्ट में किसमें तोड़ता है, C2H5 में, C2H5OH में एथिल अल्कोहल में टूटता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के थ्रू ही सिरका हमारा बनता है। उन्हीं बैक्टीरिया की वजह से क्या बनता है, सिरका दही हमारा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है, जिसमें वह एथिल अल्कोहल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारा यह हो गया और उसके बाद CO2 क्या होगा, रिलीज होगा। यह आपका हुआ एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक। और उसके बाद जब हम चलते हैं विथ O2, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, विथ O2 मतलब O2 के साथ ऑक्सीजन के द्वारा जो होता है ऑक्सीडेशन, उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब एरोबिक रिस्पायरेशन उसके कहाँ होता है, यह होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पढ़ाया गया है कि सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स होता है। तो यह वहां जाता है तो डायरेक्ट पायरुविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, पहले वह एसिटिल कोएंजाइम A के रूप में परिवर्तित होता है, फिर वह जाता है, वहां चलती है क्रेब्स साइकिल। हैंस क्रेब्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम से पढ़ा है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, वह एंजाइम्स क्या करते हैं आपका परिवर्तित करते हैं एसिड को एंजाइम को, जैसे सक्सिनिक एसिड में, फ्यूमारिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। इस टाइप से वह परिवर्तित होते होते एक साइकिल चलती है और इस साइकिल में CO2 का रिलीज होता है और जल का रिलीज होता है और एनर्जी हमको मिलती है। किसमें, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब मेम्ब्रेन में भी होता है और उसके अंदर भी होता है। तो हम आते हैं इस पे, उसके बाद चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी कितनी मिलती है, आपको ग्लाइकोलिसिस में बताया गया कि 2 ATP हमको एनर्जी मिलती है जो साइटोप्लाज्म में होता है। और उसके बाद जो बचा खुचा है वह जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमको एनर्जी मिलती है, जहां निर्माण होता है 36 ATP का, और जो है यह 32 ATP का 38 ATP का शुद्ध लाभ होता है, लेकिन 2 ATP कंज्यूम हो जाती है, इसलिए हमको शुद्ध लाभ क्या होता है, 36 ATP का लाभ होता है। अब ये देखिए क्यों 36, तो क्रेब्स साइकिल में हो गया 2 ATP 38 होगा, 6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O क्या निकलेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और 38 ATP का शुद्ध लाभ हमको होगा किसके थ्रू, सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू। यह होता है हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन। यह टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर हम पूरे एंजाइम्स का नाम लिखेंगे तो आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सी कितने ATP का लाभ होता है, किसने इसकी खोज किया, कहाँ यह होता है, और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, इसमें कितनी ATP का लाभ होता है, ठीक, प्रोसेस क्या है इसका। इस प्रकार से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो पूछते हैं। तो यह आपका है इंटरनल रिस्पायरेशन। अब इंटरनल रिस्पायरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज अगर खत्म हो जाता है तब होता है यूज किसका, वसा का, फैट का। फिर अगर फैट खत्म होता है तब जाकर रिस्पायरेशन होता है किससे, प्रोटीन से। तो आप इसको जानते रहिए, ये हमारा पूरा इंटरनल रिस्पायरेशन है, और अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।